गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको जल तंत्र के प्रावस्था आरेख के बारे में बताने जा रही हूँ कि जब जल के ताप में परिवर्तन करते हैं तो जलवाष्प के दाब में परिवर्तन किस प्रकार होता है, जिसका कि हम प्रत्येक ताप पर मापन कर लेते हैं और ताप और दाब के आलेख को विभिन्न वक्रों से दर्शाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तो इस स्लाइड में यह जल तंत्र का प्रावस्था आरेख है। इसमें ताप और दाब के बीच में वक्र खींचे गए हैं। इसमें विभिन्न वक्र आप देख रहे हो, OB, OC तथा OA, 3 मुख्य वक्र इसमें दिखाए गए हैं। जल का जो प्रावस्था नियम आरेख होता है, इसमें 3 क्षेत्र होते हैं जो कि एक प्रावस्था को बताते हैं। 3 वक्र होते हैं जो 2 प्रावस्थाओं को साम्य में बताते हैं और एक बिंदु होता है जो कि 3 प्रावस्थाओं के साम्य को बताता है, जिसे ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु कहा जाता है। OA तथा OC वक्र के बाईं ओर का भाग एक क्षेत्र है जो कि बर्फ को बताता है। OA और OB वक्रों के दाहिनी ओर का क्षेत्र केवल जलवाष्प को दर्शाता है तथा OB वक्र के ऊपर और OC वक्र के दाहिनी ओर का क्षेत्र द्रव प्रावस्था को दिखाता है। ये सभी प्रावस्थाएं साम्य, ताप और दाब की विभिन्न परिस्थितियों में हैं। एक घटक तंत्र जिसमें एक ही प्रावस्था होती है, प्रावस्था नियम के अनुसार उसकी स्वतंत्रता की कोटि 2 होगी। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं F = C - P + 2। F इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, C यहाँ पर कंपोनेंट को दर्शा रहा है, P नंबर ऑफ फेजेस को दर्शा रहा है। क्षेत्रों में क्योंकि एक ही घटक है और एक घटक जो कि जल को दर्शाता है, एक ही प्रावस्था है, यानी हमने P = 1 यहाँ पर रखा और जब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें F का मान 2 प्राप्त होता है। यानी कि किसी भी प्रावस्था जल की जो प्रावस्था है उसे समझाने के लिए 2 चरों की आवश्यकता होगी। स्वतंत्रता की कोटि का यही अर्थ होता है। तंत्र की व्याख्या करने के लिए हमें ताप और दाब दोनों को बताना आवश्यक है, अर्थात तंत्र द्विचर होगा। अब हम देखते हैं इसमें वक्र कि इसमें 3 वक्र हैं, वक्र OA, वक्र OB तथा वक्र OC। प्रत्येक वक्र पर 2 प्रावस्थाएं साम्य में हैं। वक्र OA ठोस अवस्था बर्फ का ताप के साथ वाष्पता परिवर्तन को दर्शाती है। इसे सब्लिमेशन कर्व या वेपर प्रेशर कर्व भी कहते हैं। यह बर्फ और वाष्प अवस्था में साम्य को दर्शाती है। वक्र OB यह जल तथा जलवाष्प में साम्य को दर्शाती है। इसे वाष्पदा वक्र भी कहते हैं। वक्र OC यह ठोस बर्फ व द्रव जल के मध्य साम्य को दर्शाता है। इसे गलन वक्र भी कहा जाता है। यहाँ पर इन वक्रों पर जो तंत्र है वो एक चर तंत्र की भांति प्रतीत होता है। जैसा कि प्रावस्था नियम में अगर हम कैलकुलेट करें तो F = होता है C - P + 2। C यहाँ पर एक घटक है यानी जल, P यहाँ पर 2 प्रावस्थाएं हैं, इसीलिए हमने P = 2 यहाँ पर रखा है, जिससे कि F का मान हमें 1 प्राप्त होता है। यानी कि इन वक्रों पर जो तंत्र है वो मोनोवेरिएंट है, एक चर तंत्र की भांति व्यवहार करता है। अतः ताप या दाब दोनों में से केवल किसी एक चर के बारे में ही बताने से तंत्र की व्याख्या हम कर सकते हैं। यदि एक कारक में परिवर्तन किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर में परिवर्तन किया जाए तो दाब में अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन तंत्र में सदैव ही 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होंगी और यदि दोनों कारकों को एक साथ बदलने का प्रयत्न किया जाता है तो एक प्रावस्था विलुप्त हो जाएगी और तंत्र द्विचर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक समय में केवल एक ही कारक को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि हम ताप को स्थिर कर दें तो हम दाब को नहीं बदल सकते। त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट जल
तंत्र के प्रावस्था आरेख में केवल एक ही ऐसा बिंदु है जहाँ पर 3 वक्र मिलते हैं और इसे त्रिक बिंदु कहते हैं। ऐसा बिंदु O है। इस पर 3 प्रावस्थाएं बल, बर्फ, जल और जलवाष्प साम्यावस्था में होती हैं। 3 प्रावस्थाओं के एक घटक तंत्र में यदि प्रावस्था नियम को लगाया जाए तो स्वतंत्रता की कोटि 0 होती है, जैसा कि आप इस फॉर्मूले में देख रहे हैं। C एक जल को दर्शा रहा है, P यहाँ पर नंबर ऑफ फेजेस है यानी कि 3, और ओवरऑल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान है वो हमें 0 प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर जो तंत्र है वो अचर है। इस ट्रिपल पॉइंट पर ताप का मान है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब का मान है 4.58 mm मरकरी के बराबर। यदि किसी प्रकार ताप और दाब को हम बदलने का प्रयास करते हैं तो तंत्र साम्य में नहीं रहेगा और 1 या 2 प्रावस्थाएं विलुप्त हो जाएंगी। यहाँ पर इस आरेख में हमने कुछ रेखाएं भी देखी थी, जैसा कि मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप x x डैश y y डैश तथा z और z डैश रेखाओं को देख रहे हैं। इन रेखाओं पर किस प्रकार से प्रावस्थाओं में परिवर्तन होता है ये हम इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। के बिंदु पर क्योंकि दाब स्थिर है इसलिए ताप में परिवर्तन नहीं हो सकता है। अतः जब पिघलने का प्रक्रम चलता रहता है तब तक ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और दी हुई जो ऊष्मा है वो बर्फ़ को पिघलाने के काम आती रहेगी। और जब पूरी तरह से बर्फ़ पिघल जाती है तो तंत्र में फिर से एक प्रावस्था हो जाती है और तंत्र का जो स्थिर दाब है, स्थिर दाब पर ताप बढ़ जाता है, जैसा कि x डैश के द्वारा दिखाया गया है। इसी प्रकार से y डैश पर जब तंत्र y से y डैश तक चलता है तो L बिंदु पर उसका ताप कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है और इसी प्रकार दूसरी बार M बिंदु पर स्थिर होगा जहाँ जल और जलवाष्प साम्य में होते हैं। यहाँ M बिंदु पर इसी प्रकार दूसरी बार वो M बिंदु पर स्थिर होगा जहाँ जल और M बिंदु के पश्चात ताप तभी बढ़ सकता है जब तक कि सारा जल वाष्प में परिवर्तित न हो जाए। इसी प्रकार से Z बिंदु का संगत तंत्र गर्म करने से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रम में जल प्रावस्था प्राप्त नहीं होती है। Z बिंदु का संगत दाब त्रिक बिंदु के दाब से कुछ कम होता है। यह आरेख से स्पष्ट है कि Z बिंदु के संगत तंत्र गर्म करने से ठोस सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और यदि उसका दाब त्रिक बिंदु के दाब से कम है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जल के प्रावस्था आरेख को हम किस प्रकार से भलीभांति समझ सकते हैं। धन्यवाद।